ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से भारतीयों की सुरक्षित वापसी जारी। तेल अवीव से चौथी फ्लाइट से 274 भारतीय नागरिक पहुंचे दिल्ली। स्वदेश पहुंचे नागरिकों ने मोदी सरकार का जताया आभार। गाजा में बड़े जमीनी, समुद्री और हवाई हमले की तैयारी में इजराइल। बड़े एक्शन की आहट को देखते हुए हजारों लोगों का उत्तरी गाजा से दक्षिण की तरफ पलायन। अमेरिका ने इजराइल की सहायता के लिए भेजा दूसरा समुद्री बेड़ा। टकराव में अब तक 3600 से अधिक लोगों की मौत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से वियतनाम और सिंगापुर के 6 दिवसीय दौरे पर। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री का द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने पर रहेगा जोर। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती आज। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सहित कई गणमान्य लोगों ने किया नमन। शिक्षा और नवोन्मेष में अभूतपूर्व योगदान के लिए देश कर रहा है डॉक्टर कलाम को याद। महाराष्ट्र औरंगाबाद में सड़क हादसा। कंटेनर से टकराई तेज रफ्तार मिनी बस। हादसे में 12 लोगों की मौत, 23 यात्री जख्मी। प्रधानमंत्री ने जताया दुर्घटना पर गहरा शोक। ICC वनडे विश्व कप में आज इंग्लैंड और अफगानिस्तान होंगे आमने सामने। इंग्लैंड के खिलाफ पहली जीत के लिए अफगानिस्तान के सामने बड़ी चुनौती। चार दिन नवरात्र का पहला दिन आज। देश भर के मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने देशवासियों को दी नवरात्रि की शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD न्यूज़। मैं हूं मुकुल शर्मा। अब आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन अजय की। जी हां, जिसके तहत भारत सरकार के ऑपरेशन अजय के तहत खासतौर से इजराइल से भारतीयों को सुरक्षित वापसी जो उनकी जारी है अभी तक। ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से 274 भारतीय नागरिकों को लेकर चौथी उड़ान दिल्ली हवाई अड्डे पहुंची। केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह ने इजराइल से लौटे भारतीयों की आगवानी की। VK सिंह ने प्रत्येक भारतीय नागरिक को तिरंगा देकर उनका स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह ने DD न्यूज़ से खास बातचीत में कहा कि इजराइल में रह रहे भारतीय लोगों को वापस स्वदेश लाने का अभियान जारी है। उन्होंने कहा कि PM मोदी की सही समय पर सही निर्णय लेने की वजह से हम नागरिकों को स्वदेश ला पा रहे हैं। ऑपरेशन अजय के अंतर्गत चौथी फ्लाइट दिल्ली पहुंच चुकी है और तकरीबन 270 से अधिक पैसेंजर्स को लेकर वापस आई है भारत। सर, किस तरीके से देख रहे हैं इस मिशन को? चूंकि 3 फ्लाइट्स आ चुकी हैं, चौथी भी आ चुकी है और आगे भी प्लान है। लोगों से प्रतिक्रिया अच्छी मिल रही है क्योंकि एक तो यूनिवर्सिटीज बंद हैं, कुछ अभी हो नहीं रहा है, और जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, काफी लोग हैं जो कि वापस आना चाहते हैं। तो भारत सरकार ने उनको सबको लाने के लिए एक पूरा का पूरा ऑपरेशन जो है उसके लिए है। अभी स्पाइस जेट की फ्लाइट आ रही है, यही वापस जाएगी शाम को। फिर जो बाकी लोग हैं, जैसे जैसे लोग बाग आते हैं जो अपने को रजिस्टर कर रहे हैं एम्बेसी में, उनको लेकर आ रहे हैं। सर, हमने पिछले भी कई फ्लाइट्स में जो लोग आए थे उनसे बात की, उन्होंने कहा कि बड़ा टाइमली है। तो चूंकि आप भी इस बारे में जानते हैं कि क्या परिस्थिति वहां पर खड़ी है लोगों के लिए और कितना खतरा है उसके बीच में। नहीं, मैं तो कहूंगा कि मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने समझा है कि टाइमली क्या चीज होती है। नहीं तो आमतौर पर जब भी हमने मिशंस किए हैं वो तब देर हो जाती है, उसके अंदर लोग बाग निकलते नहीं है, लोग बाग आना नहीं चाहते। जब हम लोग कहते हैं भाई अभी आप रजिस्टर करिए और चलिए, तब कोई नहीं करता। यहाँ पर मैंने देखा कि रजिस्ट्रेशन भी जल्दी हुआ है और जो लोग आना चाहते हैं, खासकर आपने देखा होगा शुरू की जो फ्लाइट आई उसमें बच्चे काफी थे, क्योंकि चीजों के लिए थोड़ी तकलीफ लोग बाग सोचते हैं होगी, तो इसलिए लोग बाग आ गए हैं।
सर, आपने तो कई इवैक्यूएशन मिशंस को खुद भी मॉनिटर किया है, किस तरीके से देखते हैं जो भारत का पेस है कि अब इवैक्यूएशन मिशंस बड़े सीमलेस होते हैं? हमने ऑपरेशन गंगा भी देखा, आपको भी देखा था, आप एक बॉर्डर पे मौजूद थे। एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि 2014 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा संदेश जनता को दिया है कि अगर आप दुनिया में कहीं भी फंस जाएंगे तो भारत सरकार आपके बचाव में आपको लेकर आएगी। और जितनी भी चीज आप देखते जाइए, यमन देखिए, आप इराक देखिए, आप लीबिया देखिए, कुछ भी, तो यूक्रेन देख लीजिए, कोविड के दौरान देख लीजिए, जहां पर भी जरूरत पड़ती है सरकार पूरे तरीके से, और अब ये सब चीजें स्ट्रीमलाइन हो गई हैं। हमारे विदेश मंत्रालय में भी, हमारे नागरिक विमानन मंत्रालय में भी ये चीजें सब स्ट्रीमलाइंड हैं, और मैं तो कहूंगा पत्रकारों के लिए भी स्ट्रीमलाइंड है, ताकि आपको पता है कि किस तरीके से आ रहे हैं, कहां पर आ रहे हैं, पहले नहीं पता चलता था। तो ये अभी अच्छे नियोजित तरीके से सब काम हो रहे हैं, और ये एक ही कारण है इसका, प्रधानमंत्री जी की सोच और समय पर निर्णय देना। वहीं स्वदेश लौटे भारतीय नागरिकों ने सरकार के प्रयासों की सराहना की और आभार जताया। ऑपरेशन अजय के अंतर्गत जो चौथी फ्लाइट है 274 लोगों के साथ दिल्ली पहुंच चुकी है। यहां पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो लोग मौजूद हैं जो इजराइल से वापस भारत आ चुके हैं ऑपरेशन अजय के अंतर्गत। हम कुछ लोगों से यहां पर बात करेंगे और जानेंगे उनके कैसे अनुभव रहे हैं और किस तरीके से वो यहां पर पहुंच पाए हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सिचुएशन क्या रही और किस तरीके से एम्बेसी ने आपको कॉन्टेक्ट किया है, क्या कहेंगे ऑपरेशन अजय? सिचुएशन वहाँ पर खराब है ही, जैसे हम जानते हैं, और एम्बेसी ने काफ़ी हमारे स्टूडेंट ग्रुप से लेके जो एम्बेसी के रिप्रेजेंटेटिव थे वो हमारे पास आए, और हम स्टूडेंट यूनियन भी जो ग्रुप था तो उनसे हम लोग की लिस्ट लेके इवैक्यूएशन हुआ पॉसिबल, एंड वी वुड लाइक टू थैंक द इंडियन गवर्नमेंट। ये बहुत अच्छा इवैक्यूएशन प्रोग्राम था जिन्होंने उसमें बच्चों को आके, पहले तो एम्बेसी सबसे अच्छे से वहाँ पे यूनिवर्सिटी आई है, हमसे कांटेक्ट किया, उन्होंने पूछा तुम्हें इवैक्यूएट किया जाना चाहिए, इफ यू वांट टू बी इवैक्यूएटेड तो विल डू दिस प्रोग्राम, एंड उन्होंने अच्छे से प्रोग्राम किया, एंड विद इन 2 days उन्होंने हमें बराबर से इवैक्यूएट किया, वहाँ से बराबर कॉन्टैक्ट आया, मैसेज आया, एंड एवरीथिंग वाज वेरी गुड। It's a really great operation for us, and I will really like to thank government of India, okay, because actually yes, people were saying yes, Tel Aviv is a bit safe, but actually not, because yesterday we heard a lot of sirens, and even when we were at airport, वहाँ पे भी हमने siren सुना, okay, and हाँ missiles आ रही थी continuously, so no one knows कि future में क्या होने वाला है, so thank you so much, finally we are here. Around I believe 250 plus passengers were there in this flight, and all the arrangements were pretty good, and honestly Indian embassy done a fantastic job there. सेफ्टी को देखते हुए भारत सरकार ने इवैक्यूएशन किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी जैसे कि वार टाइम हो सकता है और एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है, तो इवैक्यूएशन एक अच्छा डिसीजन था। बहुत बढ़िया इन्होंने इंतजाम किया है और बड़ी सेफली लेके आए हैं ये लोग, सब चीज उन्होंने बड़ी अच्छी प्रोवाइड करी है उन्होंने हमारे लिए, एंड वी केम सेफली। बहुत बहुत धन्यवाद, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। तो सभी लोगों ने आभार जताया सरकार का और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आज से वियतनाम और सिंगापुर की 6 दिवसीय यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के पहले चरण में जयशंकर कई क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा करने और इस सहयोग को और बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए 15 से 18 अक्टूबर तक वियतनाम का दौरा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वियतनाम एक मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदार हैं। वियतनाम हमारी एक्ट ईस्ट नीति का एक प्रमुख सदस्य है। विदेश मंत्री की यात्रा कई क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा करने और द्विपक्षीय सहयोग को और बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगी। जयशंकर वियतनाम के विदेश मंत्री बुई थान सोन के
के साथ आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 18वीं बैठक की सह अध्यक्षता भी करेंगे। वह भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मिलेंगे और हो ची मिन्ह शहर में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री सिंगापुर पहुंचेंगे, जहां वह सिंगापुर के समकक्ष और देश के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। वह भारतीय मिशन प्रमुखों के क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में शनिवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 23 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ये हादसा रात 1 बजे के करीब समृद्धि एक्सप्रेसवे पर हुआ है, जिसमें टेम्पो ट्रैवलर और ट्रक की जोरदार टक्कर हुई। स्थानीय पुलिस के मुताबिक टेम्पो ट्रैवलर में 35 यात्री सवार थे। दुर्घटना मुंबई से लगभग 350 किलोमीटर दूर स्थित संभाजीनगर जिले में समृद्धि एक्सप्रेसवे के वैजापुर इलाके में हुई। जानकारी के मुताबिक मृतकों में 5 पुरुष, 6 महिलाएं और एक नाबालिग बच्ची शामिल है। सभी घायल लोगों को संभाजीनगर के घाटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कहा कि टेम्पो ट्रैवलर ने नियंत्रण खो दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वह पीछे की ओर से ट्रक से टकरा गई। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में हुए भीषण सड़क हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। अपने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि छत्रपति संभाजीनगर जिले में दुर्घटना के कारण लोगों की मृत्यु से दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। उन्होंने कहा कि मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। आज भारत सहित दुनिया भर में विश्व छात्र दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन और कार्य की स्मृति में 2010 में 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में घोषित किया गया था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की शिक्षण में भूमिका और उनकी प्रतिबद्धता को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। उन्हें पढ़ाने का इतना शौक था कि भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में पद छोड़ने के अगले दिन ही वे शिक्षण में लौट आए थे। डॉक्टर कलाम का मानना था कि शिक्षक की भूमिका चरित्र, मानवीय गुणों का निर्माण, प्रौद्योगिकी के माध्यम से बच्चों की सीखने की क्षमता को बढ़ाना और नवोन्मेषी और रचनात्मक होने का आत्मविश्वास पैदा करना होना चाहिए, जो उन्हें भविष्य में प्रतिस्पर्धी होने में मदद करेगा। देश विदेश में डॉक्टर कलाम को अकादमिक, लेखक, वैज्ञानिक सहित कई अन्य क्षेत्रों में अमूल्य योगदान के लिए जाना जाता है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती के अवसर पर इसरो प्रमुख S सोमनाथ, रामनाथपुरम जिला कलेक्टर तिरुबी विष्णुचंद्रन, रामनाथपुरम से सांसद के नवाज कानी ने उनकी स्मृति में पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को नमन किया। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में डॉक्टर कलाम साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें नमन किया। PM ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अपने विनम्र व्यवहार और विशिष्ट वैज्ञानिक प्रतिभा को लेकर जन जन के चहेते रहे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। राष्ट्र निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान को सदैव श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाएगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ज्ञान और विज्ञान के अद्भुत संयोजन से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने देश की सुरक्षा को अभेद बनाने में अहम योगदान दिया। संघर्ष से शीर्ष तक का उनका सफर न केवल देश बल्कि संपूर्ण मानव जगत के लिए एक विरासत है। मिसाइल मैन डॉक्टर कलाम का जीवन देश के युवाओं को नई सोच व समर्पण के साथ राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता रहेगा। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की जयंती पर उन्हें नमन। बात करते हैं इसराइल की ही। वहाँ इसराइल की हमास के खिलाफ जंग अभी भी जारी है। इजरायली रक्षा बल गाजा और वेस्ट बैंक में ताबड़तोड़ हमले कर रही है।
फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में इसराइल के हमले में 2300 से अधिक फलस्तीनियों की मौत हो गई है, जिसमें 1/4 बच्चे हैं, जबकि लगभग 10,000 लोग घायल हुए हैं। वहीं दूसरी ओर इसराइल में हमास के हमले में मरने वालों की संख्या करीब 1300 पहुंच गई है। इसराइल ने गाजा के उत्तरी इलाके में रहने वाले करीब 11 लाख लोगों को 24 घंटे के भीतर जगह खाली करने को कहा था। और आइए अब सीधा रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी अमृतपाल का। तेल अवीव में इस वक्त वो मौजूद हैं। जी अमृत, क्या ताज़ा स्थिति वहां पर अभी? देखिए, ताज़ा स्थिति ये है कि लड़ाई लगातार जारी है। इजराइल के जो फाइटर जेट्स हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, वो लगातार हवाई फायरिंग कर रहे हैं। वहीं इजराइल के टेरिटरी से गाजा बॉर्डर पर, गाजा पट्टी के बॉर्डर जो इजराइल के साथ है, सिदरौत करके एक जगह है जहां हैवी आर्टिलरी गन्स डिप्लॉय की गई हैं। और भी जगहों पर बहुत बड़ी तादाद में आर्टिलरी गन्स सिदरौत, अश्कलान, इन जगहों, अशदौद यहाँ तैनात की गई हैं, जहां से आर्टिलरी फायरिंग लगातार हो रही है। तो इजराइल गोले दाग रहा है जमीन से भी और अपने हवाई उससे भी, अपने फाइटर जेट से और अपने अटैक हेलीकॉप्टर से, जो गाजा पट्टी के ऊपर एयर स्पेस है वहां पर। वहीं हमास लगातार रॉकेट फायरिंग कर रहा है इजराइल में। इनफैक्ट कल रात बेन गुरियन एयरपोर्ट पर उन्होंने रॉकेट स्ट्राइक्स की। लगातार अभी भी रॉकेट स्ट्राइक्स हो रही हैं। गाजा पट्टी के आसपास के जो इलाके हैं, उसके बॉर्डर, इजराइल के बॉर्डर के पास सदरौत में बड़ी हैवी शेलिंग हो रही है और लगातार रॉकेट फायर्स हो रहे हैं। आप यकीन माने कि करीब 20 से 25 रॉकेट फायर हो रहे हैं 10 मिनट के वक्त में। तो आप ये मान सकते हैं कि हर मिनट 2 रॉकेट्स हमास फायर कर रहा है। एकदम उन्होंने अपनी रॉकेट फायरिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ा दी है। जनरली देखा जाता है कि दिन में रॉकेट फायरिंग थोड़ी कम हो जाती है, पर सुबह के वक्त और रात के वक्त खास करके काफ़ी हैवी शेलिंग होती है, क्योंकि उस वक्त मैक्सिमम डैमेज कॉज कर सकते हैं ये रॉकेट्स। हालांकि इनके पास अपना आयरन डोम सिस्टम है जो इंटरसेप्ट करता है, पर फिर भी कुछ रॉकेट्स इंटरसेप्ट होते हैं, कुछ रॉकेट्स नहीं इंटरसेप्ट होते। तबाही ज़्यादा नहीं इजराइल में हो पा रही अभी हमास के रॉकेट से, पर ज़्यादा तबाही गाजा पट्टी में हो पा रही है। जैसे आपने बताया कि 2300 से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं वहाँ, क्योंकि काफ़ी हैवीली क्राउडेड जगहें हैं। इजराइल में लोग इंजर्ड हैं। जो मौतें हुई थी वो जनरली पहले कुछ दिनों में हुई थी। कल कुछ अब इक्का दुक्का मौतें हो रही हैं, क्योंकि जो लोग बाहर अनअवेयर कॉट हो जाएं, पर क्योंकि इन्होंने पहले ही इतनी सिक्योरिटी स्टेट है, इन्होंने सेफ जोन्स, बंकर्स, हर घर में यहाँ एक सेफ जोन होता है। जैसे जिस होटल में हम रुके हैं, कल रात 2 बार सायरन की आवाजें बजती हैं, रॉकेट फायर होता है, तो इनका एक इवैक्यूएशन प्रोसेस है। आपको हर होटल में जब आप चेक इन करें यहाँ पर, तो एक सेफ हाउस होता है या एक बंकर किस्म की जगह होती है जिसे सेफ पॉइंट कहा जाता है। वहां पर सभी लोगों को एकत्रित कर दिया जाता है। तो यहाँ ज्यादातर लोगों ने, क्योंकि लड़ाई इनकी बहुत पुरानी है, तो खास करके जो एरियाज पास हैं गाजा पट्टी के, वहाँ लोगों के घरों में बंकर्स होते हैं, सेफ रूम्स होते हैं, जहां वो जाके छुप जाते हैं और जब इस तरह की फायरिंग होती है। पर स्थिति जैसे मैंने कहा कि काफी ग्रेव है। जी अमृतपाल, लेकिन क्या माना जाए, जैसे आपने कहा, क्योंकि सुरक्षित रहना भी जरूरी है और इसी वजह से बंकर्स भी हैं, लेकिन इजराइल का जो शिकंजा है वो कुछ और ज़्यादा कसता हुआ में नज़र आ रहा है हमास पर। जिस तरीके से उसको नेस्तनाबूद करने की इजराइल ने बात कही थी, उसी वजह से एक बौखलाहट जो है वो हमास की नज़र आ रही है। जैसे आपने कहा कि दिन में भी कहीं ना कहीं जो हमले हैं वो अब किए जा रहे हैं। देखिए, आप बौखलाहट कह लें या ये कह लें कि उन्होंने हमास भी एक काफ़ी मोटिवेटेड लॉट है। ये क्लियर है कि इजराइल की फौज के सामने, इजराइल की स्टेट की जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के सामने, इजराइल की इकोनॉमिक माइट के सामने हमास कहीं रुकता नहीं है। पर हमास के साथ ये है कि वो एक तरह के बड़े मोटिवेटेड फनेटिक किस्म के समूह है। ज़्यादातर दुनिया उनको टेररिस्ट मानती है, अपने आप को वो फ्रीडम फाइटर्स देखते हैं, बाकी जियोपॉलिटिक्स
पॉलिटिक्स है, कुछ अरबी देश उनके साथ हैं अपने मुफाद के लिए और जियोपॉलिटिकल रीजंस के लिए, या उनका जो स्टेटेड स्टैंड रहा है बहुत सालों से, तो हालांकि उसमें भी डाइल्यूशन हुई है, पर दुनिया खेमों में अक्सर देखा जाता है कि जब जंग होती है जो दुनिया खेमों में बटी हुई है वो अपनी अपनी पोजीशंस लेती है, वही सब प्ले आउट हो रहा है। पर हमास का भी, जहां इजराइल ने कहा कि हम इनको निस्फ नाबूद कर देंगे, वहीं हमास ने कहा है कि वी विल फाइट टिल द लास्ट ड्रॉप ऑफ आवर ब्लड, हम आखिरी कतरे तक लड़ेंगे, और वही जज्बे से हमास लगातार लड़ रहा है। हमास की स्ट्रैटेजी जो मुझे बिल्कुल जमीन पर समझ आ रही है वो यही है जो स्थिति है वो लगातार बनी हुई है, जा सके खींचा जाए। जी बिल्कुल अमृत, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए, और अपना भी आप ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि जो स्थिति आप बता रहे हैं बेहद ही जाहिर तौर पर चिंताजनक भी है, लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो स्थिति बनी हुई है उस पर कैसे नियंत्रण किया जा सके, काबू पाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शारदीय नवरात्र की। आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तजनों का तांता लगा हुआ है। गौरतलब है कि नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों को समर्पित हैं। पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा होती है। मां शैलपुत्री हिमालय राज की पुत्री हैं। पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण ये देवी शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। माता के दरबार में पहुंचे भक्तों से हमारे संवाददाता देवेंद्र ठाकुर ने बातचीत की। किसी को अगर स्वर्ग की कल्पना करने के लिए कहा जाए तो शायद ये दृश्य जो है स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ फ्रूट्स लगे गए हैं, यहाँ पे सारे फ्रूट्स असली, एक भी फ्रूट नकली यूज़ नहीं किया। यहाँ एक एक चीज़ ऑर्गेनिक यूज़ की गई है, सब बहुत सुंदर है। मतलब यहाँ की हवा में खुशबू है, जादू है। हमारा सौभाग्य था, एक तो माँ ने आज टाइम दिया हमें बहुत ज़्यादा अपने पास खड़े होने का या बैठने का, और दूसरा जो भवन की सुंदरता है वो अपने आप में मतलब देखने को लगती है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मैं माता रानी के चरणों में हूँ और मेरे को लग रहा है मैं स्वर्ग में हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और बहुत इंतजाम भी बहुत अच्छा है। आज जीवन में पहली बार नवरात्रि के शुभ अवसर पर माँ के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माता रानी की बहुत ज़्यादा कृपा है। मैं तो हर नवरात्रि आती हूँ, माता रानी बुला लेती है, और इतनी प्यारी डेकोरेशन हुई है। माता रानी सबको बुलाए और सब दर्शन करें। बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, सब फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से है। उस आरती में बैठ के तो एनर्जी, वजन, वो सब में एक वाइब भी अलग था। श्रद्धालुओं का साफ कहना है कि उनका अनुभव जो यहाँ पे है वो एक उच्च स्तर का अनुभव है, और उन्हें एक जो वाइब्स की फीलिंग हम कहते हैं वो यहाँ पे जरूर हो रही है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का भी यही प्रयास है कि यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर से बेहतर सुविधाएं दी जा सके ताकि उनकी यात्रा मंगल में रहे। देवेंद्र ठाकुर, दूरदर्शन समाचार, वैष्णो देवी भवन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत नवरात्रि के पहले दिन जम्मू के बाहु किले के परिसर में स्थित मंदिर के उन्होंने दर्शन किए। भोपाल में भी नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। देखिए हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी की एक खास रिपोर्ट। नवरात्र का पर्व शुरू हो गया है और नवरात्र के पहले दिन से ही मंदिरों में खासी भीड़ देखी जा रही है। सुबह से ही जो भक्त हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं, और इस समय हम भोपाल के मां भवानी मंदिर में, और आप देख सकते हैं कि सुबह से ही यहाँ पर भक्तों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। लोग सुबह से ही पूजा पाठ करने के लिए, विशेष अनुष्ठान करने के लिए मंदिर में पहुंच रहे हैं। माँ की दिव्य मूर्ति यहाँ पर दिखाई दे रही है जो कि विशेष रूप से सजाया गया है। साथ ही बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं भी पहुंच रही हैं। लोग आज से 9 दिन तक व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, और मां दुर्गा समेत जो 9 देवियां हैं उनकी आराधना करते हैं। और नवरात्रि का ये पर्व जो है सुख शांति समृद्धि के लिए जाना जाता है, और इस पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। और राजधानी भोपाल सहित जितने भी मंदिर हैं मध्य प्रदेश में, तमाम जगहों पर विशेष अनुष्ठान पूजा पाठ किए जा रहे हैं। साथ ही झांकियां जो है वो स्थापित की जा रही हैं। मूर्ति स्थापित करने का, कलश स्थापित करने का भी सिलसिला शुरू हो गया है, और आज से 9 दिन तक
देवी की आराधना के साथ साथ गरबा, डांडिया और तमाम जो देवी के आराधना के जो तरीके हैं वो यहाँ पर किए जाएंगे और पूरे भोपाल में तमाम जगहों पर देवी की स्थापना की जा रही है। कैमरामैन अमजद रिजवी के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, भोपाल। अब बात करते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप की। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में आज इंग्लैंड और अफगानिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। ये मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अब से थोड़ी देर बाद खेला जाएगा। मौजूदा विश्व कप में दोनों टीमों का यह तीसरा मैच रहेगा। पहले मैच में इंग्लैंड को न्यूजीलैंड से हार मिली थी, जबकि दूसरा मैच टीम ने बांग्लादेश को हराया था, जबकि अफगानिस्तान को बांग्लादेश और भारत के खिलाफ दोनों ही मैचों में हार का सामना करना पड़ा। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।